हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 21 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। जो लास्ट लेक्चर था एपिसोड नंबर 20 उससे हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टडी करना चालू कर दिया है। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और 3 से 4 वीडियोस आएंगे, फिर लास्ट में हम करेंगे कैलकुलस का पार्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ताकि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये पता चलेगा अगर हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट दिया गया हो तो उसमें से हम ओवरऑल कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, एमएसक्यू है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखो क्या बोला, ये क्वेश्चन नंबर G20 मतलब G28 सीरीज का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखो क्या बोला है, ए एनालिटिक फंक्शन f of z is equal to u plus iv has real part u of xy is equal to log of square root of x square plus y square, then which of the following is correct if f of 1 is equal to 1? f of 1 is r, is r correct if f of 1 is equal to 1। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। that f of z is analytic everywhere, f of z is analytic everywhere। दूसरा ऑप्शन क्या है, f of z is equal to log of z plus 1। तीसरा ऑप्शन क्या है, f of z is analytic everywhere except where z is 0 और नेगेटिव रियल नंबर, f of z is equal to 2 log z plus 3। तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है अगर हमें इस क्वेश्चन का ओवरऑल प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ z को फाइंड करना पड़ेगा। एक बार f ऑफ z हमें मिल गया फिर उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये हर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक होगा। मतलब क्या, एवरीवेयर एट ईच एंड इफ f of z is analytic at each and every point or not। या तो ऑप्शन सी आएगा या तो ऑप्शन ए आएगा। f of z is analytic everywhere, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो z का, हर जगह पे f of z क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या बोला है, f of z एनालिटिक होगा लेकिन कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होगा कि f of z का बिहेवियर, नेचर कैसा है, मतलब हमें f of z का इक्वेशन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है उसका हमें रियल या इमेजिनरी पार्ट पता हो तो हम डायरेक्टली कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दैट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यूजिंग मिलने-थॉमसन मेथड, यूजिंग मिलने-थॉमसन मेथड। तो आइए सबसे पहले इन ऑप्शंस को नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एमएसक्यू। तो फिर से मैंने क्या बोला, अगर एक एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दोनों में से एक पार्ट पता हो तो आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग मिलने-थॉमसन मेथड। समझ में आई इतनी बात? तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो मैं इन ऑप्शंस को मिटा देता हूं, ऑप्शंस को मिटा देते हैं हम और आगे प्रोसीड करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। ओके, तो चलिए तो देखो अगर हमें रियल पार्ट पता है तो चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं यहां पे। अगर मुझे रियल पार्ट पता है तो मिलने-थॉमसन मेथड लगा के मैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। कैसे, यहां पे देखो रियल पार्ट क्या है, u ऑफ x, y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो मिलने-थॉमसन मेथड में हमें क्या क्या चाहिए वो देखो। तो मिलने-थॉमसन मेथड आपको ये बोलता है अगर आपके पास एक एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका अगर रियल पार्ट पता है तो आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। दैट इज f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ z, 0 माइनस u सब x माइनस u सब y ऑफ z, 0। यहां पे लगेगा i, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, ओके। तो देखो मिलने-थॉमसन मेथड लगाना है, ओवरऑल कंप्लीट हमें अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हमें क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। तो u सब x ऑफ z, 0 हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले क्या करो,
पार्शियल डेरिवेटिव निकालो u का विथ रिस्पेक्ट टू x, उसमें x की जगह किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, z को, और y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। सिमिलरली हमें u का क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, उसमें भी एक बार हमें पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, उसमें x को किससे रिप्लेस कर देंगे, z से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। तो पहले हमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले हमें ये दोनों रॉ मटेरियल चाहिए, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। फिर हम उस पे कमेंट कर सकते हैं कि कहां पे एनालिटिक होगा और कहां पे एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो चलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u हमें पता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो उसका क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे एक बार और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। सिंपली ये चेन रूल हम लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा 2x, वो क्या होगा 2x। तो ये मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, u सब x आपका क्या आया, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए u सब x ऑफ z, 0। मतलब इस इक्वेशन में x की जगह z रख दो और y की जगह क्या रख दो, 0 रख दो। तो क्या आएगा z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 0, जो कि क्या होगा 1/z, क्या होगा 1/z। अभी सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे, u सब y ऑफ z 0, तो u सब y ऑफ z 0, तो u सब y क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y, वो सिमिलरली क्या होगा, देखो वो आपका आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x को क्या मानेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, अज्यूमिंग x इज कांस्टेंट, तो वो क्या आएगा 2y आएगा, क्या आएगा 2y, 2 कैंसिल होगा, ये क्या बचा y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u सब y, और हमें क्या चाहिए u सब y ऑफ z, 0। इस इक्वेशन में x की जगह z रखो और y की जगह क्या रखो, 0 रखो, तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, y है, न्यूमरेटर में क्या है, y है। समझ में आ गई इतनी बात। तो हमें दो इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो मिल गया, u सब x ऑफ z 0, u सब y ऑफ z 0। इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ z मिल जाएगा। तो f ऑफ z देखो क्या होगा, f ऑफ z आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ ux ऑफ z0, ये क्या निकला 1/z dz, 1/z dz, क्योंकि हमारा जो u सब y ऑफ z0 है वो क्या है, 0 है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log z, और प्लस क्या आएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c f ऑफ z। तो यहां पे देखो c अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कंडीशन दी गई है, डेट इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन यूज करके यहां सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, c को फाइंड कर सकते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मतलब जब z बराबर 1 होगा तो f ऑफ z क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो इसमें z इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा log 1 प्लस c, तब f ऑफ 1 क्या है, 1 है, तो c क्या होगा आपका 1, क्योंकि log 1 क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो कंप्लीट हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल गया, f ऑफ z इज इक्वल टू log z प्लस 1, log z प्लस 1। तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें मिल चुका है। तो देखो इस मिलने थॉमसन मेथड की क्या मतलब खासियत क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अगर आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका रियल या इमेजिनरी पार्ट पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें से कंप्लीट एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, जो कि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। ओके, फिर ये आया f ऑफ z इज इक्वल टू log z प्लस c। तो हमें एक कंडीशन दी गई है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जब z बराबर 1 होगा तो f ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वो यूज करके हमने c को निकाला, तो f ऑफ z क्या आया, log z प्लस 1। तो ये पता नहीं कौन सा ऑप्शन था जिसमें ये एक आंसर था, f ऑफ z इज इक्वल टू log z प्लस 1। ओके, तो यहां पे देखो क्या ये फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह पे एनालिटिक होगा या नहीं होगा। देखो
फंक्शन एनालिटिक होने से पहले मींस फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा, तो उससे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस होना चाहिए इसका मतलब क्या है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, लेकिन यहां पे देखो एफ ऑफ जेड क्या है, log z प्लस वन। तो log z प्लस वन में देखो नेचुरल, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग हो या कोई भी मींस लॉग बेस लॉग टू द बेस 10 हो, तो log ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं होगा, log ऑफ जीरो अनडिफाइंड होता है। और नेगेटिव रियल नंबर्स का भी, नेगेटिव रियल नंबर्स का भी log क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो वहां पे ये फंक्शन ही अनडिफाइंड होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन वहां पे एनालिटिक नहीं हो सकता। इसका मतलब जो f ऑफ z इज इक्वल टू log z प्लस वन है वो एनालिटिक होगा हर जगह पे, लेकिन एक्सेप्ट कहां पे, ओरिजिन पे और नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ z पे। ओके, क्लियर इतनी बात। तो f ऑफ z हमारे पास क्या आया, log z प्लस वन, लेकिन हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ जीरो या नेगेटिव रियल नंबर्स अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब ये फंक्शन उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, मतलब वहां पे एनालिटिक नहीं हो सकता। इसका मतलब जो f ऑफ z है ये एनालिटिक, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये कहां पे एनालिटिक होगा, ये आपका एनालिटिक होगा कहां पे, हर पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक्सेप्ट ओरिजिन एंड नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ z। ओके, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन सी था जिसमें ऐसा दिया गया था, और एक ऑप्शन शायद बी था जिसमें f ऑफ z क्या था, log z प्लस वन। यहाँ पे मुझे देखने दो कौन से ऑप्शन से, हाँ यही ऑप्शन है बी एंड सी। क्लियर इतनी बात। तो ये क्वेश्चन में आपका ऐसे एनालिसिस आपको करना है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, मींस डिफाइंड, शुड बी डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बाय व्हिच वी मीन दैट इट शुड बी कंटीन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, क्लियर इतनी बात। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पे। ओके, और फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंक्लूड करेंगे, फिर हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।